नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग मस्त हो गए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगे पड़े हैं। और आज जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे सारे छात्र और सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, झारखंड के 3 यूनिवर्सिटी का, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, कोल्हान यूनिवर्सिटी और इस कुछ जो पोर्शन है वो रांची यूनिवर्सिटी का। चूँकि यहाँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ एग्जामिनेशन बाकी है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सिलेबस लेकर आ रहे हैं जो 4 यूनिवर्सिटी को कवर करेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 यूनिवर्सिटी को कवर करने वाला है। स्पेशली विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए उससे रिलेटेड सारे कंटेंट टू दी पॉइंट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग एक मॉडल पेपर आ रहा है। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा डिमांड था विनोद बिहारी कोयलांचल महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का कि छात्रों का कि सर एक BBMQ का बनाइए, तो BBMKU का बन गया है और आपके लिए रेडी है, परोस दिया गया है। क्योंकि हजारीबाग जो विनोबा यूनिवर्सिटी है उसका मॉडल पेपर अलग से जारी किया गया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का, और ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया स्पेशली विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए है। तो आप सभी छात्र जो कोल्हान यूनिवर्सिटी के हैं और BBMKU के हैं, इसको इतना शेयर कीजिए, चूँकि ये कॉमन पेपर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। तो इतना शेयर कीजिए कि अगर जितना ज़्यादा शेयर होगा सेकंड पार्ट जल्दी मैं लेकर आऊँगा। क्योंकि अगर शेयर नहीं होगा और हमारा व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगा, हमको लगेगा नहीं कि हम जिसके लिए बना रहे हैं, जिन छात्रों के लिए बना रहे हैं उनको तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो अगर फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो सेकंड लेक्चर लेकर आने में मज़ा नहीं आएगा। तो एक सेट लेकर आए हैं और जल्द ही दूसरा सेट आएगा। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा ये मॉडल पेपर जो कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग आपको प्रोवाइड कर रहा है। जब भी आप मुसीबत में रहेंगे, कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग इसी तरह से प्रयास करता रहेगा, क्योंकि ये संभव नहीं कि सारे यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर एक बार लेकर आएँ, बट कोशिश करते रहेंगे कि हम मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम से पहले ही लेकर आएंगे, और ताकि आपको डायरेक्ट फ़ायदा इसका मिलता रहे। और एग्ज़ाम के समय कैसे अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये नया पेपर है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है कि सर पढ़ना भी ये है, तो बाद में पता चला है कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए ये सब सारी समस्याओं को ख़त्म कीजिए, और ये जो मॉडल पेपर है इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। यानी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और ये ध्यान दीजिएगा स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो चाहे कोल्हान, ये दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है पूरा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये मॉडल सेट 1 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। देखिए जो मॉडल पेपर है, जो क्वेश्चन है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A और ग्रुप B में बटा हुआ है। ग्रुप A में यहाँ लिखा है आंसर ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। ग्रुप A में 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, ग्रुप B में 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, ग्रुप B में 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 15 × 4 करेंगे 60 नंबर आ जाएगा। और ग्रुप B A जो दे रहे हैं इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसमें 7 क्वेश्चन होगा फर्स्ट वाले में। अब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सारे प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला लिखा है कि भारत कितने देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत कितने देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है। हाउ मैनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विथ। तो भारत 7 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितने देशों से? 7। भारत का मानचित्र आगे आपको दिखाएंगे तो भारत 7 देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है। अगर आप देशों को गिनना शुरू करेंगे तो सबसे पहले नीचे से शुरू होइए। नीचे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना और उसके साथ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये 7 देश हैं जिसके साथ भारत अपना बॉर्डर साझा करता है। म्यांमार के वर्मा के साथ शेयर करता है। दूसरा लिखा है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ये पूछा जाता है हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 8,849 मीटर ये इसकी ऊंचाई है हिमालय पर्वत की, 8,849। ये मीटर नहीं होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए। वैसे 8 किलोमीटर काफ़ी है ऊंचाई, 8,849 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर, चूँकि आपके यूनिवर्सिटी का नाम इन्हीं के नाम पर है, तो 23 सितंबर 1923 को हुआ था। 23 सितंबर 1923 को हुआ था विनोद बिहारी महतो का जन्म। और ये कौन थे विनोद बिहारी महतो जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बन गया? यह झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम यानी झारखंड की आज़ादी के लिए
झारखंड की आज़ादी के लिए और झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े सेनानी थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी हमारे झारखंड के लिए, और इसीलिए इनके नाम पर ही यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 15 नवंबर 1875 में। आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1988 को। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 को। इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो है कि आपके पास क्वेश्चंस सिंगल वर्ड में यानी छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो पूछने का तरीका है वो 7 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पहले मैं एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। आपके पास जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा पढ़ने का, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, VSA इसको हम लोग बोलते हैं, जो 7 क्वेश्चन पूछेगा, 7 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, तो इस हिसाब से आपका हो गया 7 मार्क्स। ठीक है, सब बनाना है, सारा क्वेश्चन बनाना, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से आपका 8 मार्क्स हो गया। और लॉन्ग आंसर जो होता है LA कर देते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें आपके पास 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 का आंसर करना है। याद रखिएगा कितने का आंसर करना है, कोई भी 4, 7 क्वेश्चन में से कोई भी 4 का आंसर आप करेंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से आपका हो गया 60 नंबर। तो बाबू लोग अगर हम देख ले तो ये हो जाता है 75 नंबर। और 25 नंबर जो है आपको आपके कॉलेज से, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, आपको एक सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होगा। इंटरनल असेसमेंट आप अगर दिए होंगे अपने कॉलेज में और इंटरनल लिया गया होगा, तो 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम है, जिसमें आपको मार्क्स वगैरह सब देखा जाएगा, अटेंडेंस देखा जाएगा, बिहेवियर देखा जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है बालक लोग, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, आपको 7 का 7 आंसर करना है। यहाँ पे भी कोई चॉइस नहीं है, 2 का 2 आंसर करना है, यहाँ चॉइस है। तो यहाँ टेंशन नहीं लेना है, लॉन्ग में आप कोई भी कर सकते हैं, 7 में से जो आपको समझ में आता है उसका आंसर करेंगे, बट यहाँ कोई चॉइस नहीं। इसका मतलब इसका प्रिपरेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इधर मार्क्स नहीं कटे 15 नंबर, और इधर आपके पास जो चॉइस है वो बहुत अच्छे से है कि 7 में से जो आपको अच्छा लगता है, जो 4 का आंसर आप जानते हैं लिख सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है, और इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है BBMKU में। तो लगे रहिए तैयारी में, और चलते हैं अब हम लोग आगे। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है, जो सिंगल 1 मार्क्स का है, ये लंबा लिखा हुआ है। बोलता है झारखंड राज्य के बारे में बताइए। तो झारखंड राज्य के बारे में छोटा सा तो लिखा नहीं जा सकता। तो बोलता है कि झारखंड को मुख्य रूप से खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य माना जाता है, एवं यहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिजों में कोयला, हेमेटाइट जिसको लौह अयस्क बोलते हैं, मैग्नेटाइट, ताम्र अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, काइनाइट, चाइना क्ले, ग्रेनाइट, ये सब, सिलिका, अग्नि मिट्टी, अब्रक, ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है। तो झारखंड के बारे में ये आपको बताया गया, झारखंड में खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, और इसके अंदर ये सारी खनिज संपदाएं प्राप्त होती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 7 क्वेश्चन, जो उसमें से 7 का 7 आपको बनाना होगा। अब ये 4 नंबर का देखिए, यहाँ लिखा है 4 × 2, 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 8 नंबर होंगे। तो ये हम लोग तो बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्वतंत्रता का संघर्ष के बारे में व्याख्या कीजिए। आज़ादी में क्या स्ट्रगल हुआ था, आज़ादी के लड़ाई में क्या क्या संघर्ष हुआ, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप में देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा। तो पूरी संघर्ष की कहानी लिखनी होगी, और आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में लिखे हुए हैं। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में पढ़ के अपना नोट्स तैयार करेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ के नोट तैयार करेंगे। अगर किसी बच्चे को रेडीमेड नोट्स होगा ज़रूरत, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, बट इसके लिए कुछ पे करके, और आपको बहुत मिनिमम फ़ी में आप इस PDF को ले सकते हैं। और अगर नहीं तो आपके लिए फ्री है, यहाँ से रिकॉर्डिंग में लिख सकते हैं देख के। बोलता है, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन 2 प्रकार का था, ये अहिंसक आंदोलन और दूसरा हिंसक आंदोलन। बोला आज़ादी के लिए 2 तरह के लड़ाई हुए थे, 2 तरह के आंदोलन चलते थे, एक हिंसा वाला, एक अहिंसा वाला। एक महात्मा गांधी इधर, और सुभाष चंद्र बोस। एक है सुभाष चंद्र बोस, खून दो आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इधर गांधी जी थे, एक गाल में मारोगे, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। तो 2 तरह का आंदोलन चल रहा था, एक बोलता है अहिंसक और दूसरा हिंसक।
भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए उसमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है और भारत की धरती के जितनी भक्ति और मातृ भावना उस युग में थी उतनी कभी नहीं रही। उस समय जो लोग देश के लिए कुर्बान और अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो जाता था, अपनी जान की बाजी लगा देता था, जान की परवाह नहीं करता था, वो देशभक्ति अब देखने को नहीं मिलती है। वही लिखा है कि मातृभूमि की सेवा और उसके लिए मर मिटने की जो भावना उस समय थी आज वो नहीं है, उसका अभाव हो गया। अब खाली बस 15 अगस्त को और 26 जनवरी को याद आता है कि हमारा देश भी है और हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बस 15 अगस्त को तिरंगा बस जब तक है, शाम होते होते 15 अगस्त को भी ठंडा हो जाता है लोग कि हाँ बस हम लोग आज़ाद हो गए। ये यहाँ लिखा है। आगे लिखा है सेलुलर जेल की काल कोठरियों में भारतीय क्रांतिकारियों ने के मनोबल को नहीं तोड़ पाई। वो जो जेल था सेलुलर जेल, उसका काल कोठरी भी भारतीय जो जवान थे और क्रांतिकारी थे उनका मनोबल तोड़ नहीं पाया। क्रांतिकारी आंदोलन का समय सामान्यतः लोगों ने सन 1857 से 1942 तक माना है। श्री कृष्ण सरल का मत है कि इसका समय 1757 अर्थात पलासी के युद्ध से 1961 यानी गोवा मुक्ति तक माना जाना चाहिए। वो बोला जाता है कि सर शुरुआत हुआ था 1757 और ख़त्म हुआ था 1961 गोवा मुक्ति तक। और 1961 में गोवा मुक्ति के साथ ही भारतवर्ष पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था, क्योंकि गोवा 1961 तक गुलाम था। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए लेकिन गोवा 1961 तक गुलाम था, तो 1961 में गोवा को आज़ादी मिली। और ये कुछ लोगों का मानना है कि नहीं सर 1757 से 1961 तक मानिए कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कुछ लोग मानते हैं कि 1857 से 1947 तक लड़े। तो कुछ लोगों का व्यू ये है कि 1857 से 1947 तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और कुछ लोगों का मानना ये है कि नहीं 1757 से लेकर 1961 तक गोवा की मुक्ति तक हम आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। और इसके बारे में आप और डिटेल लिख सकते हैं, जो आपको आज़ादी के बारे में और लगता है आप एक्स्ट्रा डिटेल लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। आपके पास क्वेश्चन भी जा रहा है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। टेल अबाउट इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ध्यान दीजिएगा भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ एकदम डिटेल से शुरू हुआ है। वैसे मैं बता दूँ आज के समय में एट प्रेजेंट टाइम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है? तो किसी भी दुनिया के किसी भी देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था डेवलप की जाती है। अर्थ मतलब पैसे की व्यवस्था, कि कैसे वो देश चलेगा, कैसे वहाँ का मॉनेटरी सिस्टम होगा, कैसे वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम होगा, कैसे वहाँ का मनी सप्लाई होगा, कैसा वहाँ का डिमांड और सप्लाई होगा। सरकार इसे डिसाइड करती है और पहले डिसाइड करने के लिए एक ना एक अर्थव्यवस्था अपने अंदर आपको डेवलप करना होगा अपने देश के अंदर। अगर आप अपने देश को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अर्थव्यवस्था डेवलप करनी होगी। और दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। पहली जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो है शुरू से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर रहा है, शुरू से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा है, मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी फीचर्स मिलेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी विशेषताएं मिलेगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी विशेषताएं मिलेगी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी विशेषताएं मिलेगी। यानी ऐसा इकोनॉमी जिसके अंदर पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एंड समाजवादी सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी का फीचर्स आपको मिलेगा, दोनों इकोनॉमी की बातें मिलेगी, दोनों इकोनॉमी की विशेषताएं मिलेगी, वैसी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब होता क्या है समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसा होता है जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट का। ऐसी इकोनॉमी दुनिया में बहुत सारे देशों में पाई जाती है जहाँ सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है, जहाँ सारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट किसी व्यक्ति का होता है, सारे उत्पादन के जो यंत्र होते हैं, उत्पादन के जो संगणक होते हैं, उस पर सारा का सारा नियंत्रण किसी एक प्राइवेट पर्सन का हो जाता है, जैसा कि अमेरिका में पाया जाता है। जितने डेवलप कंट्री, मैक्सिमम कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर जीते हैं कि हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसके पास पैसा है वो सब कुछ करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं करेगा। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो चाइना में मिलेगा, रसिया में मिलेगा, यहाँ सब कुछ सरकार का होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर जब आज हम लोग आज़ाद हुए, दुनिया आज़ाद हुई, तो चाइना पकड़ लिया कि हम सोशल इकोनॉमी को लेकर चलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर चाइना, रसिया आगे बढ़ा, अमेरिका बोला हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेके चलेंगे। और भारत तो जानते हैं कि कभी दोनों के साथ रहता नहीं है, बोलता है हम दूसरा तय करेंगे, हम मिक्स्ड चलेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे। यानी हम कैपिटलिस्ट भी देखेंगे और हमको सोशलिस्ट भी देखना है। सिर्फ भारत में देखिएगा, अमेरिका में सब प्राइवेट मिलेगा, चाइना में सब सरकार का मिलेगा, लेकिन भारत में दोनों
ज़मीन सरकार का भी, प्राइवेट आदमी का, हॉस्पिटल सरकार का, प्राइवेट का, स्कूल सरकार का, प्राइवेट का, बस सरकार का, प्राइवेट का, सब सरकार का भी और प्राइवेट का भी। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड इकॉनमी चलती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है तो ये बहुत पुराना डिटेल है। आप आराम से भारत की अर्थव्यवस्था में ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं कि अभी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। और हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुई है। और माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हमारे यहाँ डेवलप की गई थी, हड़प्पा सभ्यता जब डेवलप की गई, सिंधु घाटी सभ्यता जब डेवलप की गई, उस समय से हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए जब से इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति आया है, अर्थव्यवस्था तो चला है, पैसे का काम तो उस समय चला था, तो अर्थव्यवस्था उस पर डिपेंड करती है। तो बोलता है वहाँ से अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता आरंभ हुई थी। उस समय से हमारे देश में अर्थव्यवस्था का शुभारंभ माना जाता है। बोलता है आर्थिक इतिहासकार अंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकॉनमी और द मिलेनियम पैसिफिक विश्व अर्थव्यवस्था 1000 के परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारत विश्व का सबसे धनी देश था और 17वीं सदी तक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ध्यान दीजिएगा, भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था और 17वीं शताब्दी में, याद रखिए अभी 1757 था, तो 17वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। और उसके बाद विदेशी आक्रामक जो आक्रमण करने आए और विदेशी लुटेरा आके भारत को लूटने लगा और आज हम लोग बहुत पीछे चले गए थे। अब धीरे धीरे फिर से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ऊपर अग्रसर है। अभी हम लोग 5वें नंबर की इकॉनमी बन चुके हैं। लेकिन आप और हम और भारत के सारे लोग अगर मिलकर मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, तो 10 सालों के अंदर, 10 से 15 सालों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भारत होगी, जो पहले था। आगे बोलता है भारत में इसके स्वतंत्र इतिहास में केंद्रीय नियोजन का अनुसरण किया गया है। शुरू से ही भारत में सेंट्रल प्लानिंग का जरूरत पड़ा। सेंट्रल प्लानिंग का मतलब है जो अभी हम लोग बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पहले हुआ करता था, अभी आ गया योजना आयोग पहले हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आज आ गया नीति आयोग, नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने वाला राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। और धीरे धीरे वो भारत के पूरे सिस्टम को, पूरे कल्चर को, पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बदल रहा है और भारत इसके अनुसार डेवलप होते चला जा रहा है, जिससे इसकी इकॉनमी और बूस्ट हो रही है और बढ़ रही है। तो बच्चों ये था ग्रुप ए के अंदर कितने सवाल पूछे जाएंगे फिर बता दूं मैं, 7 1-1 नंबर के सवाल, 2 4-4 नंबर के सवाल, तो 7 नंबर और 4 2 8 नंबर, तो 8 और 7 15 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हम लोग, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और कितना क्वेश्चन आंसर करना है, 4 क्वेश्चन। ग्रुप बी में 4 ही क्वेश्चन आंसर करना है, एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा तो 60 नंबर आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के भौतिक विशेषताओं के बारे में बताइए। भारत में फिजिकल रिसोर्सेज क्या होता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है। बोलते हैं भारत न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि भौगोलिक रूप से भी एक विविध देश है। आप ये सोचेंगे भारत में अलग अलग तरह के धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। भारत हर तरह से अलग अलग है, डाइवर्सिटी भारत के अंदर फैला हुआ है, एकदम प्योर डाइवर्सिटी है। यहाँ जाति के आधार पर अलग अलग लोग रहते हैं, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, रहन सहन, वेशभूषा। यहाँ पहाड़ भी अलग अलग है। माने पूरा भारत की बात करें तो कहीं मैदान है तो मैदानी है, कहीं पहाड़ है तो पहाड़ी है, कहीं पठार है तो पठारी है। यही बात यहाँ लिखा है कि भारत में जैसे पहाड़ एकदम खाली पहाड़े कहीं मिलेगा, कहीं मैदान ही मिलेगा, कहीं पठार मिलेगा, कहीं द्वीप मिलेगा, आइलैंड है तो आइलैंड ही है, कहीं रेगिस्तान है, बुरा, ये सारे रूप में भारत जो है विविध तरह से देश फैला हुआ है। भारत की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बहुत विशाल और विविध है, जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात आती है तो देश को जियोलॉजिस्ट और फिजिकल डिवीजन के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जबकि पूर्व में प्रायद्वीपीय ब्लॉक, इंडो गंग ब्रह्मपुत्र मैदान और हिमालय शामिल है। फिजियोग्राफिक्स डिवीजन में 6 डिवीजन हैं। पहला हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान और तटीय मैदान और द्वीप, आइलैंड्स। ये 6 तरह से बांटा जाता है पूरे भारत के जियोग्राफी को। पूरे भारत के बारे में अगर देखना हो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिमालय पर्वत, जो हम लोगों के नेपाल साइड यानी बिहार के एरिया तरफ है, जो पर्वतीय क्षेत्र है। जो हिमालय पर्वत एकदम पर्वत वाला जो एरिया है ना, एकदम कॉर्नर से लेते जाएगा सबसे ऊपर। तो पहला हम लोग अगर बात करें तो हिमालय पर्वत अवरोध है, जो नॉर्थ इंडिया की सीमाओं तक फैले हुए। ये दुनिया के सबसे ऊबड़ खाबड़ और सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और पृथ्वी के प्रमुख भू आकृतियों में से एक है। हिमालय एक आर्क बनाता है जो 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आर्क समझते हैं ना,
जो 2400 किलोमीटर की दूरी करता है तय करता है। हिमालय मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है, डिवाइड किया गया है। पहला ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बना है हिमालय, और तीनों को जोड़ के यहाँ दिया हुआ है। उसके साथ दूसरा क्या है, उत्तरी मैदान। उत्तर भारत में आप चले जाइए तो खाली मैदान मिलेगा। अगर हम लोग उत्तर भारत में तो है, झारखंड और बिहार क्या है, उत्तर भारत का ही पोर्शन है। तो उत्तरी भारत में, उधर आपका मध्य प्रदेश हो गया, सब उत्तरी भारत में सिर्फ आपको मैदान मिलेगा। उत्तर भारत में मैदान ही मैदान है। उसके प्रायद्वीपीय पठार है कई जगह पे। कई जगह पे आप फिर राजस्थान चले जाए तो रेगिस्तान है, तटीय मैदान है कहीं एकदम किनारे बॉर्डर एरिया, जैसे केरला हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, तटीय मैदान है। और कहीं कहीं आइलैंड्स हैं। तो भारत की विशेषताओं में ये सारे लोग सम्मिलित हैं। यानी भारत में आपको आइलैंड भी मिलेगा, भारत में आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, भारत में आपको खुला मैदान भी मिलेगा, भारत में आपको पठार भी मिलेगा, और भारत में आपको पहाड़ भी मिलेगा। अलग अलग तरह के धर्म, अलग संप्रदाय के लोग, अलग खान पान, अलग वेशभूषा, अलग मौसम, अलग हमारे यहाँ कल्चर्स, अलग हमारे यहाँ जियोग्राफिकल सिस्टम, सब अलग है। इसलिए भारत विविधताओं में से भरा एक देश है जहाँ बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। कहीं जाओगे भैया इस मौसम में तो ठंड लगेगा, और कहीं इसी मौसम में गर्मी लगेगी। कहीं स्वेटर पर ही पहना जाता है तो कहीं ऐसे घूमा जाता है। तो ये है हमारा भारत, जो विविधताओं में यानी अलग अलग विशेषताओं से भरा पड़ा है भारत। और विविधताओं में इसलिए बोला जाता है कि भारत जो है डाइवर्सिटी है पूरा का पूरा, यानी भारत के अंदर हर चीज़ अलग अलग तरीके से विविध रूप में फैला हुआ है। तो इसको आपको कुछ अगर गूगल से मिलता है वहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं से कंटेंट मिल जाते हैं तो इसका और भी आप डिटेल लिख सकते हैं इसके बारे में पूरा करके। यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देने का मतलब है कि आपका PDF बहुत बड़ा बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि PDF बड़ा चल जाए। PDF बड़ा जाएगा तो बच्चे पढ़ने में बोर फील करते हैं कि इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा, और आज के समय में सब शॉर्टकट चाहते हैं। अब बोला भारत के भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें, झारखंड के भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए झारखंड के बारे में लोग पढ़ते हैं कि झारखंड क्या तो बोलता है। झारखंड भारत का एक राज्य है, रांची इसकी राजधानी है, और झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिलती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलती है, एवं छत्तीसगढ़ से मिलती है पश्चिम में, उत्तर में बिहार से, और दक्षिण में उड़ीसा को छूती है झारखंड की सीमा। इसका क्षेत्रफल 79,716 किलोमीटर है, और ये कितने मील में फैला हुआ है, 30,779 वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो देश का 15वां सबसे बड़ा स्टेट है, और अगर जनसंख्या के मामले में देखें तो 14वां सबसे बड़ा स्टेट है। हिंदी राज्य की राजभाषा है, इस राज्य की राजभाषा हिंदी है, और रांची शहर इसकी राजधानी है, और दुमका इसकी उपराजधानी है। आप सभी जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्र का यानी टोटल जो है उसका 2.420 क्षेत्र घेरता है। मतलब मान लीजिए 2.5% हम लोग एरिया कवर कर लेते हैं भारत का। उच्चावच के दृष्टिकोण से यह छोटा नागपुर के पठार के रूप में विख्यात रहा है। इसकी औसत ऊंचाई 700 फीट मिलती है, परंतु कुछ भाग में 3800 फीट से भी अधिक ऊंचे स्थान हैं, और कुछ क्षेत्र में 250 फीट से भी कम ऊंचे स्थान। यानी औसत ऊंचाई माना जाता है कि झारखंड की औसत ऊंचाई जो पहाड़ों और पठारों की है वो 700 फीट है, लेकिन कहीं कहीं 3800 फीट तक ऊंचाई है। अब कहीं कहीं पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा जगह है, यानी कहीं ऊंचा जगह ज़्यादा है, कहीं नीचे है। मतलब कम से कम 250 फीट की ऊंचाई है, और मैक्सिमम जो है 3800 फीट की ऊंचाई, और अगर एवरेज ले ले तो 700 फीट की ऊंचाई मानी जाती है। झारखंड के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला हजारीबाग पठार और दूसरा रांची पठार। इसी कारण झारखंड को छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। रांची पठार में ऊंचे नुकीले पर्वतों की संख्या कम है, क्योंकि रांची पठार में गुंबद नुमा पर्वत अधिक पाए जाते हैं। रांची जो पठार है उसमें गुंबद नुमा, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं। इसी कारण से रांची पठार को झारखंड का संप्राय मैदान भी कहा जाता है। और ये देखिए झारखंड की पूरी स्थिति है आपके पास। देखिए धरातलीय स्वरूप ये है, ये निचला पठार, निचला हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार हो गया, दामोदर नदी बेसिन हो, रांची के पठार यहाँ पे, ये रांची पठार, ये सिमडेगा पठार हो गया। पूरा पठारी क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, राजमहल की पहाड़ी इधर मिलेगा, गंगा का मैदान इधर है। देखिए गंगा यहाँ से टच किया, इधर गंगा का मैदान, दालमा श्रेणी है, ये तो खैर हम लोग का नहीं, पोरहाट है, पंचपरगना का मैदान है, रांची का मैदान, दामोदर नदी बेसिंग है, ऊपरी हजारीबाग और निचले हजारीबाग का पठार है। ये पूरा पठारी क्षेत्र है। कोल्हान की पहाड़ी यहाँ मिलेगी एकदम किनारे में, चाईबासा का मैदान है, चाईबासा के बगल में कोल्हान है, सिमडेगा इधर ही आपको मिलेगा, रांची इधर मिलेगा। उत्तरी कोयल बेसिंग है इधर कोयल नदी के पास,
और पाट क्षेत्र इधर दिया हुआ है। तो ये पूरा पठारी क्षेत्र है झारखंड का, और इस नक्शे से आप झारखंड के पूरे पठारी क्षेत्र को और झारखंड की विशेषताओं के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। आप झारखंड की विशेषताओं को और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और इसके बारे में और एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग में हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीय कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इसके पिछड़ेपन के कारण के। भारत की कृषि की विशेषता क्या है? तो भारत की कृषि की विशेषता और इसके पिछड़ेपन के कारण के बारे में लिखना है। तो क्या कारण है कि भारत का एग्रीकल्चर पिछड़ा रह गया, बैकवर्ड रह गया? तो पहले भारत की कृषि के बारे में लिख लेते हैं। बोलते भारत में आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है। इतने वर्षों में इस क्षेत्र के सम्मुख कई नई चुनौतियां आई है। कृषि जोत के विभाजन और जल संसाधन में आ रही कमी को देखते हुए एक संसाधन दक्ष ICT आधारित जलवायु अनुकूल यानी क्लाइमेट स्मार्ट कृषि से कृषि उत्पादकता और साधनता को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कृषि का महत्व क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पहला जीविकोपार्जन का यंत्र है। बहुत सारे लोग इसी पर अपना जीवन यापन कर रखते हैं। दूसरा, अगर भारत में कृषि नहीं होगी तो लोग खाएंगे कैसे? तो लोगों को भी खिलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए भी भारतीय कृषि का महत्व है। तो चलिए देखते हैं भारत में कृषि का महत्व क्या है। इस पॉइंट को समझेगा, सारे पॉइंट को समझेगा, समझ में आ जाएगा। बोलता है कि आजीविका का मुख्य साधन, आज भी जीवन यापन करने का सबसे मुख्य साधन कृषि है। राष्ट्रीय आय में योगदान, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, बूम करेगा तो देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। बेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी डेवलप करती है जब उसके यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारा इकोनॉमी डेवलप करेगा, अर्थव्यवस्था डेवलप करेगी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा है तो हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा, हर व्यक्ति के हाथ में पैसा होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ सकती है। बताओ औद्योगिकीकरण का आधार, अगर आपके यहाँ एग्रीकल्चर है तो इंडस्ट्री है। अब सोचिए कि हमारे यहाँ रबर की खेती नहीं होती है तो हमारे यहाँ टायर फैक्ट्री नहीं मिलेगा। अगर हम रबर की खेती करते और टायर बनाते या रबर का प्रोडक्ट बनाते तो हमारे यहाँ इनकम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी तो एग्रीकल्चर से मिलता है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। विदेशी व्यापार में महत्व बताइए, अगर आप एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो फॉरेन में बेचेंगे क्या? हमारे यहाँ चाय की खेती होती है, हम दुनिया को बेचते हैं। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए आलू खूब प्रोडक्शन होने लगा, हम दुनिया को बेचेंगे, प्याज दुनिया को बेचेंगे। तो एग्रीकल्चर होगा तब ना दुनिया को बेचेंगे। सरसों दुनिया को बेचेंगे, अरहर दुनिया को बेचेंगे, मसूर दुनिया को बेचेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हमारे यहाँ खेती कम हो रही है, हम बाहर से खरीद रहे हैं। आगे बोलता है खाद्य सामग्री पूर्ति, अगर हम खेती करेंगे तभी तो खाने व भर पूरा कर पाएंगे पूरे भारत का। अब पूरे भारत में मान लीजिए कि अरहर दाल जो है उसका डिमांड है 600 क्विंटल, 600 क्विंटल डिमांड है पूरे भारत में, और प्रोडक्शन होता है 500 क्विंटल। तो 100 क्विंटल बाहर से खरीदना पड़ेगा ना, जो कि लॉस है। अगर हम अपने यहाँ खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं तो बाहर से खरीदने का नौबत नहीं आता है। तो ये भी ध्यान देना है कि खाने वाले सामान की पूर्ति तो करनी पड़ेगी ना, लोग डिमांड कर रहे हैं तो आपको लेके आना होगा। और व्यापार और सेवाओं में महत्व होता है। अब बोलता है कि विशेषता क्या है, फिर वही चीज़ देखिए ऊपर में। विशेषता का मतलब भारत में कृषि कैसी है अभी के समय में, ये किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, सब गांव में रहे हम लोग, सब किसान के बेटे हैं, सब लिख सकते हैं। पढ़ते जाइए क्या क्या है। आजीविका का प्रमुख साधन, आज भी बहुत सारे लोग जीवन यापन करने के लिए खेती को ही मेन सोर्स ऑफ इनकम बना रखे हैं। लो ग्रोथ रेट, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर क्या लगता है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ग्रोथ रेट एकदम नीचे है। अब बोलता है एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव, आज भी खेती जो है ना लेबर से काम कर, मशीन यूज ही नहीं करता है लोग, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है। तो आज भी एग्रीकल्चर जो कर रहा है वो लेबर से करा रहा है। लेबर का काम कितना अच्छा रहेगा। आगे बोलता है सीमित सिंचाई की सुविधा, हमारे खेती में आज भी समस्या है सिंचाई का, सिंचाई का साधन नहीं है हमारे यहाँ, तो हम कैसे डेवलप करेंगे? तो ये एक समस्या आज। जोतों का छोटा आकार, यानी छोटे छोटे खेत हैं, होल्डिंग्स का मतलब होता है खेत आज छोटे छोटे। गाँव में देखिए अगर हम चाहते भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, छोटे खेत में क्या करेंगे, पता चला ट्रैक्टर घुसा ना, घूमने भर जगह नहीं, उतने हमारे खेत हिस्सा में मिला है। तो ऐसी स्थिति में हम टेक्नोलॉजी लगा के भी क्या करेंगे? तो छोटे छोटे खेत भी हमारे किसानों को परेशान करता है, उनको प्रोडक्शन करने में या नई टेक्नोलॉजी को लगाने में परेशानी करता है। खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता, हमारे यहाँ कौन सा फसल ज़्यादा किया जाता है? वही जो हम लोग खाते हैं, चना लगाएंगे, मसूर लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे, चावल लगाएंगे, चावल मतलब धान लगाएंगे, वही लगाएंगे जो हम खाने के लिए उत्पादन करते हैं। बेचने के ख्याल से कब देखें कि गुलाब की खेती कर रहा है कोई 6 एकड़ में ज़मीन में, कोई नहीं करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना वो सिर्फ खाने के लिए हो रहा है भारत में। ये भारत की समस्या है। उत्पादकता का निम्न स्तर, बताइए हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी तो अच्छा नहीं होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समय पर पानी नहीं मिल रहा है, अच्छे बीज नहीं है, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं, खाद अच्छा नहीं है, बीज अच्छा नहीं, किसान ट्रेंड नहीं है कि कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल लगाना चाहिए। पता चलिए काली मिट्टी में कोई और फसल लगाना चाहिए, लगा कोई और रहे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। आगे मार्केटिंग हमारे पास अच्छा नहीं है, मार्केटिंग सरप्लस है ही नहीं, हम बेच ही नहीं पा रहे।
मार्केटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि जितना उत्पादन कर रहे हैं, जैसे 600 क्विंटल का डिमांड है मान लेते हैं अरहर का पूरे भारत में, और अगर हम 900 क्विंटल का प्रोडक्शन पूरे भारत में मिल के कर दिए तो 300 क्विंटल सरप्लस होगा ना मेरे पास। 600 क्विंटल ज़रूरत है, उतना तो प्रोडक्शन कर दिए, 300 क्विंटल एक्स्ट्रा कर दिए, तो 300 क्विंटल को हम बाहर बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। तो अपने पास सरप्लस बच ही नहीं रहा है। अब मान लीजिए 50 क्विंटल 60 क्विंटल बचता है सरप्लस, उसको कैसे बेच दीजिएगा, कहीं डिमांड बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सरप्लस होना चाहिए। अगर हमको 600 क्विंटल चाहिए और अगर हमारे देश के किसान 1600 क्विंटल का उत्पादन कर दे, तब हम 1000 क्विंटल खुलेआम बाहर बेचेंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और छुपी और मौसमी बेरोज़गारी, किसानों को पता ही नहीं चलता है कि वे बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार रियल में हैं। ये छुपी और मौसमी बेरोज़गारी है। अब बताइए, खुद सोचिए, एक फसल लगाने के बाद किसान 3 महीना इंतज़ार करता है कि ये फसल पकेगा तो काटेंगे। अब बताइए 3 महीना वो बैठा रहता है कि नहीं बैठा रहता है। तो ऐसे में 3 महीना वो बेरोज़गार है कि नहीं, उसको पता नहीं है, उसको लग रहा है कि हम तो खेती कर रहे हैं, लेकिन 3 महीना कहीं ना कहीं वो रोज़गार से दूर है। तो ऐसे में छिपी हुई बेरोज़गारी उसको डैमेज करता है। आगे बोलता है भारतीय कृषि की समस्या और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्या क्या समस्या है, तो मैक्सिमम चीज़ आप देखिए भारतीय कृषि की समस्या में। सबसे पहला बोलता है कि प्रति व्यक्ति आय कम। भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। दूसरा है कृषि पर जनसंख्या की भारी निर्भरता। बहुत सारे जनसंख्या का बहुत पोर्शन, यानी भारत की जनसंख्या का लगभग व्यक्ति कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही निर्भर है, जिसके कारण ये समस्या आती है। और बोलता है कि हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। जितना लोग खेती कर रहे हैं ना, वो कम, जितना खेती करके उपजाएगा उसमें पूरा जनसंख्या खाने के लिए बैठा हुआ है कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो कहाँ से आएगा, तो खेती पर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। पुरानी बेरोज़गारी और कम रोज़गार का अस्तित्व। बताइए, पुराने बेरोज़गारी जो है और बहुत कम रोज़गार का अस्तित्व हो गया, बहुत कम रोज़गार अब हो गया। पहले से तो बेरोज़गारी था ही और रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है। आगे बोलता है पूंजी निर्माण की दर भी, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, पैसा बचे हाथ में तब ना। किसान के हाथ में पैसा नहीं बच रहा है तो पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। बेचारा लोन लेता है, फसल लगाता है, फसल बेचता है, लोन चुकाने भर कमाता है, फिर वो कर्जा लेगा, फिर अगले साल फसल लगाएगा। पूंजी कहाँ बच रहा है इसके पास। उसके नीचे धन वितरण में असमानता। आज हम लोग अपने इनकम को ऐसे तरीके से बांट रहे हैं, ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो सही नहीं है। एक किसान भी अपने इनकम को सही तरीके से बांटता ना तो आसानी से कमा लेता, लेकिन हम लोग भी और किसान भी अपने धन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों के बीच में ऐसे बंटवारा कर रहा है, लोगों के बीच में मतलब बांट नहीं रहे। अब हमारा जो समझिएगा, एक व्यक्ति कमाता था पहले तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करता था, अपने कपड़े के लिए खर्च किया, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए खर्च किया, बाकी पैसा बचा लिया। अब रेस्टोरेंट घूमना, तरह तरह के फेस्टिवल्स मनाना, बर्थडे से वो सब मनाना, तो हमारा पैसा वेस्ट ही नहीं हो रहा है, हमारा पैसा सेव नहीं हो पा रहा है। जब सेव नहीं होगा तो बताइए बैंक को नहीं जाएगा, जब बैंक को नहीं जाएगा तो इंडस्ट्री पैसा कहाँ से लेगी, और इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा तो देश ग्रोथ कैसे करेगा। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो लिख भी दिया, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता। हमारे यहाँ वर्क जो पावर है, मैन फोर्स जो है, मानव पूंजी हम लोगों को बोला जाता है। आज क्या लगता है, देश में अच्छे स्किल्ड डॉक्टर हैं, अच्छे स्किल्ड इंजीनियर हैं, अच्छे स्किल्ड टीचर हैं, अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं? नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। या तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है या विल पावर की कमी है, जिसके कारण अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रो कहाँ से करेगी। और जो अगर बहुत अच्छा पढ़ने में रह भी गया, उसका सरकारी नौकरी लगा दो। अगर करप्टेड नहीं हो गया, कोढ़िया नहीं हो गया, तो बता देना। पढ़ने में बहुत तेज़ था तभी तो सरकारी नौकरी लिया, अब फिर कोढ़िया हो जाएगा। अब बताइए, इसका मतलब है कि आप अपने देश को खुद डैमेज कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि देश क्या कर रहा है हमारे लिए। अरे देश आपको इतना कुछ दिया, आप भी देश के लिए कुछ दीजिए, आप भी देश के लिए कुछ कीजिए। आप अपने लिए कीजिए, लेकिन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाइए। जो आपकी ड्यूटी है उसको ईमानदारी से निभाइए, जिसके लिए आप पैसा ले रहे हैं उसको ईमानदारी से कीजिए। आगे लिखता है, प्रौद्योगिकी की निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो एकदम बहुत नहीं के बराबर यूज़ होता है एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ। डेमोग्राफिक फीचर्स भी है। अब कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके कारण भी बहुत जगह खेती नहीं हो पाती। प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग, नेचुरल रिसोर्सेज का हम कम उपयोग कर पाते। पानी कहीं है तो पता चलो उसको खेती में यूज़ नहीं कर पा रहे, फेंका वैसे। कहीं पानी नहीं है, कुछ और है तो हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये अगर सही तरीके से किसानों को ट्रेंड किया जाए तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जिसके कारण ये समस्या आती है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है किसानों तक। तो कैसे अच्छे मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, तो कैसे अपने किसान अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पर बेचेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, आपको देखना है कौन कौन सी समस्याएं हैं।
अब पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान क्या है, इसकी विशेषताओं तथा मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। व्हाट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान क्या है आप सभी लोग जानते हैं, तो चलिए संविधान के बारे में बात करते हैं। बोलता है भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है, यह भारत की सर्वोच्च विधि है, अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अधीन होती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि अनेक प्रावधान को शामिल किया गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन भी किया गया ताकि इन दोनों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेद को न्यूनतम किया जा सके। भारतीय संविधान एक ऐसा गुणवत्तापरक दस्तावेज है जो अपने आप में विभिन्न विशेषताओं को समेटे हुए है, जो आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। अब एक एक करके सारे विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो पहला है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला संविधान है जो लिखित है। अमेरिका का संविधान भी लिखित नहीं है, इंग्लैंड का भी लिखित नहीं। देखिए, इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान। इसका अर्थ है भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत के संविधान को लिखना था। और आप सभी लोग जानते हैं भारत के संविधान को लिखने में कितना दिन लगा। कई देशों में संविधान तो होता है लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संविधान तो है लेकिन उसको लिखित नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई बोर्ड नहीं बना, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। बस जो नियम एक आदमी बैठ के लिख दिया तो लिखा हुआ है, लेकिन एक आदमी लिखा। बोर्ड बनना चाहिए, लोग उसमें ग्रुपिंग में होने चाहिए, लोगों का डिस्कशन होना चाहिए, कोई मेरिट डिमेरिट बताएगा तब ना संविधान सही माना जाएगा। यानी हमारा जो भारत का संविधान उस सारी परंपराओं को, सारी न्यायिक निर्णयों को, संसद द्वारा पारित कानूनों को सब संविधान में डाला हुआ है। इसलिए भारत का संविधान जो है वो लिखित है और ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। दूसरा बोलता है कि भारतीय संविधान एक विशाल संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। बोलता है भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफ़ी सहज तरीके से और विस्तृत रूप में लिखा गया ताकि संविधान का पालन करने के दौरान शासन प्रशासन को अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ विद्यमान हैं। संख्यात्मक दृष्टि से भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बेशक 395 नज़र आती है, लेकिन वास्तव में भारतीय संविधान में लगभग 450 के आसपास में अनुच्छेद हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भी कहते हैं। तीसरा लिखा है कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी भारत का संविधान जो है रिजिड भी किसी चीज़ में, जो लगता है कि इसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए उसमें रिजिड है, और जहाँ लगता है कि इसको चेंज किया जा सकता है इन फ्यूचर वहाँ फ्लेक्सिबल है। यानी भारत का जो संविधान है हमारे अधिकारों के लिए, हम भारत के लोग हैं ना, तो हमारे अधिकार सरकार भी छीन नहीं सकती। हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको सरकार भी नहीं छीन सकती है। ये अधिकार रिजिड है, कठोर है सर, रिजिडिटी है। इस संविधान में कोई सरकार आके मेरे राइट्स को नहीं बदल सकती। भारत में हम जन्मे हैं तो हमारा जो मूलभूत अधिकार है उसको सरकार भी नहीं बदल सकती। ऐसे कानून को हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी, रिजिड है ये। और कुछ ऐसे संशोधन करने लायक बातें हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी जिसके अंदर लचीलापन है, वहाँ संविधान में लिखा गया है कि इसको सरकार चाहे तो परिवर्तित कर सकती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार चाहे तो परिवर्तित कर सकती है, जिसको लचीलेपन के अंदर रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर रखते हैं। और कुछ बातें कठोर है, रिजिड है, उसको हम कोई नहीं बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगा कि हमारा अधिकार बदल दे, जो फंडामेंटल राइट्स है नहीं बदल सकता। फंडामेंटल देखो यहाँ लिखा है, फंडामेंटल राइट्स इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। आप अगर भारत में हैं तो आप भारत का फंडामेंटल राइट्स आपके पास है। चाहे मेरे से सरकार से ही क्यों ना दुश्मनी हो जाए, सरकार मेरा फंडामेंटल राइट्स नहीं बदल सकती। कोई दिक्कत है तो याद रखना है, दोनों चीज़ रहता है। तो यहाँ भारत के संविधान में कुछ रिजिडिटी भी है, यानी कुछ बातें फिक्स है, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं बदल सकता, और कुछ बातें बदली जा सकती है। हमारे यहाँ जो संविधान है वो फेडरलिज्म के ऊपर चलता है, जिसको बोलते हैं संघात्मक, संघ के ऊपर चलता है, और ये एकात्मकता के का मिश्रण है, दोनों चलता है। हमारे यहाँ संघ भी चलता है और एकात्मकता, नहीं एक चीज़ भी देखा जाता है और पूरे ग्रुप को की भी बात को देखा जाता है। भारतीय संविधान जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब यहाँ जनता सब कुछ बताती है। अगर जनता किसी बात को लेकर विरोध करती है तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए।
एकल नागरिकता हमारा संविधान देता है, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब भारत में रहना है तो केवल भारत का नागरिक बनना होगा। भारत में कोई भी व्यक्ति डबल सिटीजनशिप नहीं ले सकता, दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। उसे सिर्फ एक देश की नागरिकता चाहिए, एक ही देश का नागरिक होगा। अगर भारत में हम रहते हैं और भारत की नागरिकता मेरे पास है तो हम किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था भारतीय संविधान में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ, यानी देश को चलाने के लिए संसदीय व्यवस्था, और संसदीय व्यवस्था से देश चलता है, यानी देश जो चलता है वो संसदीय व्यवस्था से चलता है। और नीचे है कि हमारे यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की बात करते हैं हम लोग, यानी सभी राज्य, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, सारे राज्य मिलके भारत है। भारत एकक राज्य नहीं है कि ये झारखंड, ये बिहार, यूपी नहीं, भारत सब है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे राज्यों का समूह है एक भारत। और इसकी बात हम लोग संविधान के अंदर करते हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो हम लोग सब जानते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो बोलते हैं मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, यानी सरकार भी इसको चेंज नहीं कर सकती। और जिसकी सुरक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, इसको सरकार चाह के भी बदल नहीं सकती। ऐसे राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। बोलता है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। जो बेसिक सबसे पहले जो संविधान बना था ना, उसमें 7 हमें अधिकार मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार अभी हमारे पास हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान से लिया गया। यानी हम लोग हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से आए हैं, तो बोलता है यूएसए से लाए हैं हम लोग। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी सरकार पर, राज्य पर डालते हैं। देखिए ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। पहला क्या लिखा है, राइट टू इक्वालिटी, या राइट टू इक्वालिटी इसको बोलते हैं। बोलता है समान समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। और लास्ट है कुछ विधियाँ की व्यावृत्ति, एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन स्टेटस। ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है। उसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में। बताइए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भारत में, चूँकि भारत का लिखा था कि झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में लिखना है, तो झारखंड के फ्रीडम फाइटर में बिरसा मुंडा के बारे में लिखना था और आपके विनोद बिहारी महतो के बारे में लिखना था। तो विनोद बिहारी महतो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बिरसा मुंडा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है बिरसा मुंडा के बारे में, इनका जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में, पिता सुगना पूर्ति मुंडा और माता कर्मी पूर्ति मुंडा के पुत्र बिरसा पूर्ति मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उली हाथू गाँव में हुआ था, जो निषाद परिवार से थे। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद इन्होंने चाईबासा में गौसनर स्कूल में जाके विद्यालय में पढ़ाई की। उनका मन हमेशा अपने समाज में लगा रहता था और ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया कि कैसे हम मुंडा परिवार जो है लोग हैं उनको अंग्रेज़ों से मुक्त किया जाए। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और महामारी फैल गई। बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की, पूरा एकदम मन से सेवा किया कि अकाल के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेज़ों से लगान वृद्धि के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और लगान माफ़ करने के बारे में बताया कि जब अकाल पड़ गया तो लगान कहाँ से देंगे। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन बिरसा मुंडा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्हें अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा मिला। उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारते हैं और पूजा करते हैं। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं
में संगठित होने की चेतना जगी है। और बोलता है विद्रोह में भागीदारी अनंत कैसे हुआ, तो विद्रोह में भागीदारी की जितने तरह के विद्रोह हुए सब में इनकी भागीदारी ज़बरदस्त थी। 1897 से 1900 के बीच में मुंडा और अंग्रेज सिपाही के बीच में युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धाव बोल दिया याद रखिएगा। 1858 में तंगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में उसके बदले में इस इलाके में बहुत सारे आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अंग्रेज आके सबको मारा। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अंत में स्वयं बिरसा ने 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांस से 9 जून 1900 को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार देने से हुई थी, याद रखिएगा। तो 1900 ईस्वी में रांची के कारागार में अंतिम सांस लिए थे। अंग्रेज क्या किया था, जहर दे के मार दिया था। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट श्रीलीपुर के पास स्थित है, वहीं इसकी स्टैचू भी लगी हुई है। उनकी स्मृति में रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है, जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। आगे बोलता है कि 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और भी हम लोग चलते हैं नीचे। विनोद बिहारी महतो के बारे में आप लोग को लिखना है। विनोद बिहारी महतो कौन थे, देखिए थोड़ा सा इनका विनोद बिहारी महतो का यहाँ से पॉइंट आ गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विनोद बिहारी महतो 23 सितंबर 1923 से लेकर 18 दिसंबर 1991 तक थे। एक वकील और राजनीतिज्ञ थे और वह 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे, यानी जो झारखंड जेएमएम अभी देख रहे हैं उसका संस्थापक थे विनोद बिहारी महतो। वह 1980, 1985 और 1990 में बिहार विधानसभा के 3 बार सदस्य बने, यानी 3 बार एमपी बने। 1991 में गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य बने। फिर वही चीज़ यहाँ पे है। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 दिसंबर 1923 को धनबाद जिला के बालीपुर प्रखंड के बंडवाहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र महतो और माता मंदाकिनी देवी थी। उनका जन्म कुडमी महतो परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बालीपुर से ही की। उन्होंने अपना मिडिल और हाई स्कूल झरिया डीएवी और धनबाद हाई इंग्लिश स्कूल से पूरा किया। करियर क्या था, परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण उन्होंने धनबाद न्यायालय में दैनिक श्रम के रूप में लेखन शुरू किया। वहाँ लिखते थे रोज़ का रोज़, डेली भैया रोज़ लिखेंगे हमको पैसा मिलेगा। वह एक शिक्षक के रूप में भी काम करते थे। इसके बाद उन्हें धनबाद में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है और एक घटना में एक वकील ने उनसे कहा कि आप कितने चतुर बन जाओगे लेकिन फिर भी आप एक क्लर्क बने रहोगे। उस घटना के बाद उन्होंने वकील बनने का फैसला किया। फिर उन्होंने पीके राव मेमोरियल कॉलेज से इंटर किया और उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई रांची कॉलेज और लॉ कॉलेज पटना से लॉ की। उन्होंने 1956 में धनबाद में वकील का पेशा शुरू किया। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट, भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड और पंचेत डैम और मैथन डैम आदि के विस्थापित हुए लोगों के लिए कई मामले लड़े। शिक्षा बोलते विनोद बिहारी महतो ने हमेशा शिक्षा के प्रसार की कोशिश की है। उन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया है। उन्होंने कई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना के लिए धन दान किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में इनका क्या था, बोला विनोद बिहारी महतो 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका अविश्वास अखिल भारतीय दलों के से टूट चुका था। उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस और जनसंघ सामंतवाद पूंजीवादी लिए हैं, इसलिए दलित और पिछड़ी जातियों के लिए नहीं है। इसलिए इन दलों के सदस्य के रूप में दलित और पिछड़ी जाति के लिए लड़ना मुश्किल होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 को विनोद बिहारी महतो ने किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और 1973 को सचिव शिबू सोरेन को बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, शिबू सोरेन अपना पार्टी समझ लेते हैं, बाबूजी के पार्टी उनका, लेकिन इसका असली जो हकदार है वो विनोद बिहारी महतो हैं, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। 1973 में सचिव शिबू सोरेन के तले में बैनर तले झारखंड अलग राज्य के लिए महाआंदोलन का आगाज़ शुरू हुआ कि महाआंदोलन होगा, झारखंड को अलग राज्य बनाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का श्रेय देना चाहिए तो विनोद बिहारी महतो को देना चाहिए, लेकिन उनके कोई वंशज इसके लिए लड़े नहीं और शिबू सोरेन
उनके वंशज ये चाहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी है, उनके बाबूजी की पार्टी है। तो ये हम लोगों का यूनिट 1 पहला मॉडल सेट 1 कंप्लीट हुआ। आपके पास सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सारे आंसर्स अवेलेबल हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। धन्यवाद।